नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी व्यंजन संधि के बारे में और व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में, और आगे बढ़ते हैं और व्यंजन संधि के आगे के जो भी नियम हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपने हमारे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि के अगले नियमों के बारे में। तो दोस्तों, नियम नंबर 9 से 14 तक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि यदि तय या दय का योग च या छ से हो तो तय या दय के स्थान पर च आदेश हो जाता है। इसी प्रकार तय या दय के साथ यदि ज या झ का योग हो तो जय आदेश हो जाता है, और तय या दय के साथ ट या ठ का योग हो तो ट आदेश हो जाता है, और तय या दय के साथ यदि ड और ढ का योग हो तो ड आ जाता है, और तय या दय के साथ अगर लय का योग हो तो मेरे दोस्तों लय आ जाता है, लय का आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार ये 9 से 14 तक 5 नियम हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं दोस्तों। तो देखिए, तय या दय के साथ स का योग हो तो तय या दय के स्थान पर च और स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। इस प्रकार छ आदेश हो जाता है, च स्वर रहित च और छ आदेश हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि अगर तय या दय के साथ च या छ का योग हो तो तय या दय के स्थान पर स्वर रहित च का आदेश हो जाता है। जैसे अगर सचेष्टा शब्द में हम देखें तो सत प्लस चेष्टा, तो ये तय है और तय के साथ योग किसका हो रहा है, च का योग हो रहा है। तो तय के स्थान पर स्वर रहित च आएगा क्योंकि तय है वो स्वर रहित ही है। इस प्रकार सचेष्टा का हो जाएगा सत प्लस चेष्टा। सच्चिदानंद का इसी प्रकार सत प्लस चित प्लस आनंद हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी प्रकार उच्चारण का उत प्लस चारण, शरद चंद्र का शरद प्लस चंद्र। अगला है कि तय या दय के साथ यदि जय या झ का योग हो तो तय या दय के स्थान पर जय का आदेश हो जाएगा। तो देखिए, सज्जन में सत प्लस जन, तो तय का योग तय के साथ जय का योग हो रहा है तो तय के स्थान पर जय आ जाएगा स्वर रहित, तो सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। इसी प्रकार उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल। और बृहद झंकार, बृहद प्लस झंकार, बृहद झंकार। यावत जीवन, तो यावत जीवन का संधि विच्छेद होगा मेरे दोस्तों, यावत प्लस जीवन। इसी प्रकार अगला है कि तय या दय के साथ ट या ठ का योग अगर हो जाए तो तय और दय के स्थान पर ट आदेश हो जाता है। जैसे तटिक्का का अगर हम देखें, संधि विच्छेद करते हैं तत् प्लस टीका, तो तय के साथ ट का योग होगा तो ट आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार तटिक्का, तट प्लस टीका, वृहद प्लस टीका, वृहद टीका। अगला है दोस्तों कि यदि तय या दय के साथ ड या ढ का योग हो तो तय या दय के स्थान पर ड आ जाएगा। जैसे उत प्लस डयन में तय का योग ड के साथ हो रहा है तो उड्डयन, उत प्लस डयन उड्डयन। भवद प्लस डमरू, भवडमरू। इसी प्रकार अगला है कि यदि तय या दय के साथ लय का योग हो रहा हो तो तय या दय के स्थान पर स्वर रहित लय का आदेश हो जाएगा। जैसे उत प्लस लेख में तय के साथ लय का योग हो रहा है तो उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा, उत प्लस लास उल्लास। उसी प्रकार उल्लंघन का उत प्लस लंघन हो जाएगा। विद्युत लता, विद्युत प्लस लता।
तल्लीन, तत् प्लस लीन। अगला नियम है कि यदि तय या दय का योग से के साथ हो रहा है तो तय या दय के स्थान पर तो स्वर रहित च हो जाएगा और से के स्थान पर भी छ आदेश हो जाएगा। इस प्रकार ये 6 आदेश हो जाएगा। जैसे सत प्लस शास्त्र, तो तय के बाद से का योग हो रहा है तो तय के स्थान पर तो च आ जाएगा और से के स्थान पर छ आ जाएगा। इस प्रकार सच्छास्त्र हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र छशास्त्र। उच्छास्त्र का हो जाएगा मेरे दोस्तों उत प्लस छास्त्र। शरद शशि का हो जाएगा शरद प्लस शशि। सच्छासन का हो जाएगा सत प्लस शासन। तच्छिव का हो जाएगा तत् प्लस शिव। श्री मच्छर चंद्र का हो जाएगा श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र। उत्श्रृंखल का हो जाएगा उत प्लस श्रृंखल। छशास्त्र का हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास। अब नियम नंबर 15 की बात करते हैं हम साथियों। तो नियम नंबर 15 कहता है कि अगर कोई भी अगर स्वर हो उसके साथ 6 वर्ण हो तो इन दोनों के मध्य च वर्ण का आगम हो जाता है। यानी किसी भी स्वर के साथ 6 वर्ण का योग हो तो इन दोनों के मध्य च वर्ण का आगम हो जाता है मेरे दोस्तों। कैसे? देखिए कि आच्छादन है तो देखिए आ स्वर है और प्लस छादन तो 6 वर्ण। आ स्वर का किसी भी स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, उसका 6 के साथ योग हो रहा है तो आच्छादन, तो इन दोनों के मध्य 6 और आगम हो जाएगा। इस प्रकार आच्छादन हो जाएगा। आ प्लस छादन का आच्छादन हो जाएगा। इसी प्रकार वृक्ष प्लस छाया तो वृक्ष है, तो क्षय को अगर स्वर रहित करें तो ए स्वर इसमें आएगा। इस प्रकार ए स्वर के साथ छा का योग होगा तो बीच में स्वर रहित च का आगम हो जाता है। उसी प्रकार वृक्ष प्लस छाया का वृक्ष छाया हो जाएगा। तरु प्लस छाया तरु छाया। परि प्लस छेद में देखिए ई का योग 6 के साथ हो रहा है, ईश्वर है, तो परि प्लस छेद परिच्छेद। वि प्लस छेद विच्छेद। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 16 की। तो नियम नंबर 16 क्या है दोस्तों कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो उसका योग दंत्य सकार के साथ, यानी स्वर रहित दंत्य सकार के साथ उसका योग हो तो से के दंत्य सकार के स्थान पर से षटकोण मूर्धन्य सकार इसमें परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो उसका योग अगर दंत्य सकार के साथ हो तो वह दंत्य सकार मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए अभी प्लस शेख, अगर इसकी हम संधि करें तो अभी को अगर स्वर रहित करें भी को तो भय स्वर रहित करते हैं तो इसमें ई आएगा। तो ई का योग, ई कोई भी स्वर ए या आ के अलावा स्वर है, इसका योग अगर शेख को हम स्वर रहित करें शे को तो इसमें ए होगा तो से है, तो ई का योग से के साथ हो रहा है तो इस से के स्थान पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। तो अभि प्लस शेख का हो जाएगा अभिषेक। उसी प्रकार अनु प्लस संग का अनुसंग। वि प्लस सम का विषम विषम। सु प्लस समा का सुषमा। देखिए दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखिए, ये वर्तनी की दृष्टि से कि सुषमा शब्द हम इसमें मूर्धन्य सकार स्वर रहित लगा देते हैं हम, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। शुद्ध होगा सुषमा, सुषमा नहीं होगा, सुषमा शुद्ध होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो सु प्लस समा सुषमा। नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। सु प्लस श्रिप्त सुस्पृत सुश्रिप्त। अभि प्लस शिक्ति तो अभिषिक्ति। इस नियम के बाद देखिए कुछ
अपवाद भी हैं, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वी प्लस सर्ग। इसमें अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो अगर ध्यान दें इसमें, तो यहाँ पर वी प्लस सर्ग में ई के साथ दंत्य सकार का योग हो रहा है, फिर भी इसमें दंत्य सकार ही फिर से वही का वही इसमें प्रकृति भाव ही हो रहा है। तो इस प्रकार यह संधि का, इस संधि का, व्यंजन संधि का यह अपवाद है, जैसे अनु प्लस सार अनुसार, वी प्लस स्मरण विस्मरण, वी प्लस सर्जन विसर्जन। इस प्रकार ये सभी इसके अपवाद हैं। इसमें नियम तो वही लग रहा है, एक आ के अलावा कोई भी स्वर का यदि दंत्य सकार के साथ योग हो तो, लेकिन स के स्थान पर, दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार का आगम नहीं हो रहा है। इसलिए ये चारों अपने जहन में बैठा लीजिए कि ये व्यंजन संधि के अपवाद हैं, इनमें व्यंजन संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियम नंबर 17 की हम चर्चा करते हैं। तो नियम नंबर 17 में है कि यदि ई या ऊ का योग स्थ के साथ हो, यानी दंत्य वर्ण, ये दोनों स्थ दंत्य वर्ण हैं, यदि ई या ऊ का योग स्थ दंत्य वर्ण के साथ हो तो क्या होगा कि इसमें यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ऊ स्वर होता है और उसके बाद स्थ का योग होता है, तो इन दोनों यानी स्थ को मूर्धन्य में बदल दिया जाता है। यानी इसमें दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और थ के स्थान पर ठ में बदल दिया जाता है। यह ध्यान में रखिएगा, यही इसका नियम नंबर 17 है। तो देखिए, इसमें उदाहरणों की चर्चा करें। इसमें तो देखिए, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें ऊ स्वर है, उसका योग स्थ शब्द से, स्थ से हो रहा है जो दंत्य वर्ण है, तो इसमें स्ठ हो जाएगा। प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठापन हो जाएगा प्रतिस्थापन। निष्ठुर का हो जाएगा नि प्लस थुर, प्रतिष्ठा का हो जाएगा प्रति प्लस था। इसी प्रकार युधिष्ठिर का युधि प्लस स्थिर। इसमें भी यही एक ध्यान देने योग्य बात है कि युधिष्ठिर का संधि विच्छेद कुछ एक मेरे दोस्त गलत कर देते हैं, जो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ एक मेरे मित्र युधिष्ठिर का युद्ध प्लस स्थिर कर देते हैं, जो कि गलत होता है। इसका युधि प्लस स्थिर होगा। तो मिष्ठान का अगर एक और भी संधि विच्छेद और भी होता है, इसमें तो हम मिष्ठान का भी इसमें ले लेते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद मिष प्लस स्थान नहीं होता है, मिष्ट प्लस अन होता है, जो इस नियम में नहीं है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब नियम नंबर 18 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 18 है कि यदि मूर्धन्य सकार का योग स्वर रहित तय या थ से हो, यानी दंत्य से हो, तो उनके स्थान पर, दंत्य के स्थान पर मूर्धन्य ट या ठ में बदल जाते हैं। तो यदि मूर्धन्य सकार से षटकोण के साथ त या थ का योग हो, तो त या थ के स्थान पर, त के स्थान पर तो ट हो जाएगा और थ के स्थान पर ठ हो जाएगा। जैसे इष्ट की बात करें तो देखिए, इस प्लस त, तो ये इसमें मूर्धन्य स है, इसका योग तय के साथ हो रहा है, तो इसमें तय के स्थान पर ट हो जाएगा, तो इस प्लस तय इष्ट। इसी प्रकार दृश प्लस ति दृष्टि, वृष प्लस ति वृष्टि, तुष प्लस ट तुष्ट, सस प्लस थ तो षष्ठ हो जाएगा। षष्ठ का संधि विच्छेद होगा सस प्लस थ। अब आगे नियम नंबर 19 की बात करते हैं।
तो नियम नंबर 19 में है कि यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का तो लोप हो जाएगा, लेकिन उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। अर्थात कि यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का तो लोप होगा ही होगा, लेकिन उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। अर्थात उद के स्थान पर हम उत लिखेंगे। जैसे देखें तो उद प्लस थान तो उत्थान, उत्थान का हो जाएगा उद प्लस थान, क्योंकि इसमें उद उपसर्ग है, उसका योग दंत्य सकार के साथ हो रहा है, तो इसलिए उद प्लस थान का हो जाएगा उत्थान। इसी प्रकार उत्थापना का हो जाएगा उद प्लस स्थापना, उद प्लस स्थित तो उत्थित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियम नंबर 20 की चर्चा करते हैं कि यदि री रे या से के जो री रे और मूर्धन्य सकार हैं ये सभी नए वर्ण से पहले आए, ज़रूरी नहीं है कि ठीक पहले ही आए, या इनमें से एक दो या तीनों भी आए, तो नए वर्ण से पहले बचा हुआ शब्द जो है उसमें अगर इनमें से कोई वर्ण हो तो नए वर्ण नए में बदल जाएगा। अर्थात री रे और मूर्धन्य सकार ये सभी नए वर्ण से अगर पहले आए, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आए, बिल्कुल ठीक पहले आए, लेकिन ये शर्त यही है कि नए वर्ण से पहले होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी वर्ण यानी री रे या मूर्धन्य सकार हो तो नए वर्ण है वो णय में परिवर्तित, णकार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, क्योंकि परि उपसर्ग है, इसमें परि री है, रे है, इसमें रे है वो न से पहले आ रहा है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इसमें री रे या न इनमें से कोई भी हो सकता है। तो री है वो री को स्वर रहित करें तो रे है, तो रे के बाद न का इसके साथ योग हो रहा है तो परिणाम का हो जाएगा परि प्लस नाम। इसी प्रकार परिमाण का हो जाएगा परिमाण, परि प्लस मान परिमाण। उसी प्रकार नारायण नार प्लस अयन नारायण, शरण सर प्लस न शरण, त्रिश प्लस ना तृष्णा, इनमें मूर्धन्य सकार हो रहा है, मूर्धन्य सकार न से पहले, तृष्णा त्रिश प्लस ना, विष्णु विष प्लस नु, मूर्धन्य सकार है नु न से पहले, परि प्लस न परिने, पुरा प्लस न पुराण, हर प्लस न हरन, री प्लस न ऋण, इसमें री के बाद न का योग हो रहा है तो न के स्थान पर न, कृष प्लस न कृष्ण, कृष्णा का हो जाएगा कृष प्लस ना, उष्ण का हो जाएगा उष प्लस ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में एक तो दीर्घ संधि भी थी, राम प्लस अयन रामायण, जिसमें आ हो रहा था, ए प्लस ए आ हो गया था, लेकिन इसमें राम प्लस अयन भी होता है, यह नियम भी इसमें लागू होता है, क्योंकि मैं के बाद ये न है, अयन में न है, न से पहले आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार रामायण में भी व्यंजन संधि लागू होती है, लेकिन इसमें हमें प्राथमिकता दीर्घ संधि को ही देनी है। राम प्लस अयन में प्राथमिकता हमें दीर्घ संधि को ही देनी है। अगले नियम की चर्चा करें तो नियम नंबर 21, तो नियम नंबर 21 है कि न के लोप का नियम है। नियम नंबर 21, तो यदि किसी प्रथम पद के शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और इसके आगे अन्य कोई शब्द आ जाए तो इस स्वर रहित न का लोप हो जाता है। अर्थात कि यदि किसी भी प्रथम पद के शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और इसके आगे अन्य कोई शब्द आ जाए तो इस स्वर रहित न का लोप हो जाता है। जैसे युवन प्लस अवस्था, तो इसमें प्रथम पद में न स्वर रहित है और आगे के द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है, कोई भी स्वर हो तो इसमें ए स्वर है,
तो इसमें नए का लोप हो जाएगा तो युवावस्था हो जाएगा, तो युवन प्लस अवस्था, तो नए का लोप हो गया और वह में आ स्वर जुड़ गया तो ये वाह हो जाएगा। तो इस प्रकार युवन प्लस अवस्था का हो जाएगा युवावस्था। इसी प्रकार प्राणी मात्र का देखिए, प्राणीन प्लस मात्र प्राणी मात्र, प्राणीन प्लस विज्ञान प्राणी विज्ञान, प्राणीन प्लस भक्ति प्राणी भक्ति, स्वामीन प्लस भक्ति स्वामी भक्त, ये ध्यान में रखिएगा, स्वामीन प्लस भक्त स्वामी भक्त, आत्मन प्लस हंता आत्महंता, सम प्लस न्यासीन प्लस वर्ण तो सन्यासी वर्ग सन्यासी वर्ग। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियम नंबर 23 और 24 इन दोनों का हम साथ में अध्ययन करेंगे क्योंकि ये दोनों इनमें लगभग समान से नियम लागू होते हैं। तो देखिए नियम नंबर 23 दोस्तों, नियम नंबर 23 पहले कि यदि निर उपसर्ग के साथ रे वर्ण का योग हो, यानी निर प्लस रे वर्ण का योग हो निर उपसर्ग के साथ, तो इस निर शब्द में जो रे है स्वर रहित, इसका लोप हो जाता है और जो नी है उसका दीर्घादेश मतलब वो जो छोटी ई है न के साथ वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे न प्लस ई है तो नी हो जाएगी बड़ी, जैसे निर प्लस रस का हो जाएगा नीरस, निर प्लस रव का हो जाएगा नीरव, निर प्लस रोग का हो जाएगा निरोग। इसी प्रकार यदि नियम नंबर 24 को देखें तो यदि दुर उपसर्ग के साथ रे वर्ण का योग हो तो उस दुर उपसर्ग में जो रे है रे का तो लोप हो जाएगा, लेकिन जो दय में छोटा ऊ है उसका दीर्घादेश अर्थात बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे दय प्लस ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा दू हो जाएगा। जैसे दुर प्लस तरस का दूरस हो जाता है, दुर प्लस राजा का दुराजा हो जाता है, दुर प्लस राज का दुराज और दुर प्लस रव का दुरव हो जाता है। तो इस प्रकार यह एक उपसर्ग का नियम है। तो इन शब्दों को विसर्ग संधि में भी हम विच्छेदित कर सकते हैं, इनको विच्छेदित किया जा सकता है। लेकिन यदि इनको एक बात ध्यान में रखिएगा कि इनको उपसर्ग के नियम से यदि हमें प्रश्न पत्र में पूछे तो हमें व्यंजन संधि इनका देना है, और यदि बिना नियम के ही इनमें पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि है तो हमें इनमें व्यंजन संधि विसर्ग संधि को ही प्राथमिकता देनी है, न कि व्यंजन संधि को। क्योंकि अगर प्रश्न पत्र में हमें ऐसा पूछा जाए कि विसर्ग के नियम से इसमें कौन सी संधि है तो हमें व्यंजन संधि को प्राथमिकता देनी है। लेकिन अगर हमें सीधा ही पूछा जाए कि जैसे नीरस में कौन सी संधि है या दूरस में कौन सी संधि है तो हमें विसर्ग संधि को प्राथमिकता देनी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है पूरी व्यंजन संधि के पूरे 1 नहीं 2 नहीं 21 नहीं 23-24 नियमों की पूरी हमने चर्चा की है। तो आगे के हम वीडियो में चर्चा करेंगे अगली संधि विसर्ग संधि। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद आपका। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।